हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं और एसएसटी में आज हम जुलाई 2019 के पेपर का हल देखेंगे। दोस्तों, इसमें एसएसटी और पेडागोजी दोनों को समाहित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अभिकथन ए, पहला प्रश्न है दोस्तों। अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। दोस्तों, लंदन से भारत का समय 5.5 घंटा प्लस है। तो ऑप्शन यानी कि अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण आ दे रहा है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। कारण भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये जो 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा है, या इसी से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। यह रेखा यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। अगला प्रश्न है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही है। बी दे रहा है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। यह भी बिल्कुल सही है। सी, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। दिए गए सभी कथन बिल्कुल सही हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। ए बी सी सभी सही हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। आपके विकल्प हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला ही, पहला हमारा क्षोभ मंडल, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद वाह्य मंडल, उसके बाद सबसे ऊपर जो है बहिर्मंडल स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? आपके विकल्प हैं, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं, गलत है। पृथ्वी की परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी वजह से दोस्तों ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। अगला, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? दोस्तों, इनमें से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी मात्रा वायुमंडल में 78% पाई जाती है। दोस्तों, बाकी भी ऑप्शन आपको याद रखना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। हीलियम पाया जाता है 0.0005%। ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। दोस्तों, सभी विकल्पों को आपको याद रखना है, पता नहीं क्या पूछा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए दे रहा है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। दोस्तों, लेब्राडोर एक ठंडी धारा है, तो ए बी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी दे रहा है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र पर लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के मिलने की वजह से ही वहां पर मत्स्य क्षेत्र का केंद्र बना हुआ है। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा ए और सी सही है, बी वाला गलत है। ए और सी सही है, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प ए और सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को
कहा जाता है दोस्तों? हिमनद यानी कि ग्लेशियर के निक्षेपण को कहा जाता है दोस्तों, इसके निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, हिमोड़। दोस्तों, हिमनद के निक्षेप में छोटे बड़े सभी प्रकार के पदार्थ एक साथ मिले होते हैं, जिसमें मिट्टी, पत्थर और रेत सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? विकल्प ए है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसको शंकुधारी वन कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, शंकुधारी वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी विशेषता गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बताना है कि नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत ढूंढना है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। दोस्तों, यह विशेषता नहीं है, यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। दोस्तों, कर्तन और दहन कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। डी है, मैदानी क्षेत्रों में आक्स बोलेक एक चाप झील या इसको गोखुर झील भी कहते हैं, यह भी पाया जाता है। तो इसका यह भी विशेषता होती है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। अगला प्रश्न है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? दोस्तों, आपको बताना है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं आसानी से, क्यों? ऑप्शन ए है, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। इसका कोई मतलब नहीं है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। कोई मतलब नहीं। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है सी वाला दोस्तों। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। दोस्तों, मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि इसके जल में नमक की मात्रा अधिक होती है। इसके फलस्वरूप इसका जल घनत्व अधिक होता है। किसी भी द्रव के घनत्व की अधिकता तैरने में सहायक होती है। याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न में बात करते हैं दोस्तों, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि केवल वैसे भी नेगेटिव शब्द होता है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। बी भी गलत है दोस्तों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों गलत हैं। दोस्तों, भूमि उपयोग का आशय उन सभी भूमि संबंधी गतिविधियों से है जो भूमि की संरचना पर आधारित होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के फसलों की कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, बागवानी। मृदा संरचना में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के कारण फसलों के विकास पर प्रभाव भी पड़ता है। याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि जो खेत के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं उनको रक्षक मेखलाएं कहा जाता है। तो उनका क्या मदद करते हैं रक्षक मेखलाएं? आपके विकल्प है, मृदा में नमी बनाए रखने में। बिल्कुल गलत है, मृदा से कोई संबंध नहीं होता है रक्षक मेखलाओं का। मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। बिल्कुल गलत है। अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। गलत है। पवन की गति को रोककर मृदा आवरण के संरक्षण में। बिल्कुल, इसीलिए रक्षक मेखलाएं लगाई जाती हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, पवन की गति को रोककर मृदा आवरण के संरक्षण में। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है?
आपके विकल्प हैं समय, वनस्पति जात या प्राणी जात, जलवायु, या डी है उच्चावच। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए समय। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है। दोस्तों समय के साथ साथ मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में बालू, मिट्टी, ह्यूमस तथा अन्य जैव अवशेषों के जमाव के कारण वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या फिर अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन एवं स्थानीय संसाधन। बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही है दोस्तों। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन वितरण के आधार पर संसाधनों को इन्हीं दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके विकल्प हैं जिसमें संस्कृति और सत्ता में विविधताएं मिलती हों, ये तो है लेकिन ये पूर्ण नहीं होता है अपने आप में। बी जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। सी जिसमें भाषा, संगीत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका। दोस्तों विविध समाज का आशय ऐसे समाज से है जिसमें भाषा, संस्कृति तथा धर्म में विभिन्नता तथा समानता पाई जाती है। ऐसे समाज को विविध समाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जेंडर को चुनौती देता है। आपके विकल्प हैं महिलाएं फैशन परस्त होती हैं या तो रूढ़िबद्ध है। बी है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। बिल्कुल यही लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये तो रूढ़िबद्ध है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, यह भी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है। अगला प्रश्न है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांगे हैं। आपके विकल्प हैं महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों। धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, यह भी उचित नहीं है। श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, सिर्फ श्रम वर्ग के लिए, यह भी गलत है। महिलाओं के लिए मताधिकार, दोस्तों यह सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी महिलाओं के लिए मताधिकार। अगला प्रश्न है जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। ए इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दोस्तों यहाँ पर जातक वैसे ही बौद्ध से संबंधित होती है, ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि जातक जैन से नहीं बौद्ध से संबंधित है। बी है इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दोस्तों यह भी ऑप्शन गलत है क्योंकि इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा नहीं सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, संकलन किया गया था इनका बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। सी है इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। यह भी गलत है क्योंकि जैन से संबंधित नहीं है जातक। डी इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों पहले तो आपको बता देना चाहेंगे कि अबुल फजल के द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है आईने अकबरी। अब आपके विकल्प हैं इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। दोस्तों अकबर के पूर्वजों का इसमें जिक्र नहीं है। बी यह मिर्जा हकीम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। दोस्तों यह मिर्जा हकीम नहीं अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों यह बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा आपका। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में
संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसके बारे में बता देते हैं। आईने अकबरी अकबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। इसमें प्रत्येक सूबों, जिलों तथा परगनों का सांख्यिकीय आंकड़े उल्लिखित हैं। यह ग्रंथ जो है अकबर कालीन राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों के अध्ययन हेतु तथ्य प्रस्तुत करता है, जो है यह आईने अकबरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? दोस्तों गुरु अंगद ने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को भी गुरुमुखी में शामिल किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, गुरु अंगद ने। दोस्तों गुरु अंगद का वास्तविक नाम जो था, इनका वास्तविक नाम लाहना था, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एथेनियन की एक विशेषता नहीं है। आपके विकल्प हैं, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, बिल्कुल सही है। तो हमको बताना है कि नहीं है, ये तो सही है। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, बिल्कुल यह भी सही है। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यह विशेषता नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसका डी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? दोस्तों समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ शासकों के लिए एक विशिष्ट नीति थी। युद्ध में हार स्वीकार करने के बाद उन्होंने शासकों को पुनः शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प सी, उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो कहा था विंसेंट स्मिथ ने। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों एक तरफ कला दिया गया है और एक तरफ कला का रूप। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी उसको कहा जाता था तैल चित्रकला। तो इसका हो जाएगा 4, ए का 4। बी है, ऐसी चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया गया है, ऐसी चित्रकला को कहा जाता था नयन अभिराम। तो इसका बनेगा ए, यानी कि 1। सी है, भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और राब दाब दर्शाती चित्रकला, इसको कहा जाता था रूप चित्रण। और डी है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला को इसको कहा जाता था इतिहास चित्रकला। इसका सही ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 4 1 2 3। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? दोस्तों 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र थे सूरत, मद्रास और कलकत्ता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों ए और बी के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन ए है, क्योंकि महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वह 1800
1922 में शुरू की गई थी, लेकिन यह पूर्ण तरीके से असफल रही थी और इसके बाद यह पुनः कुछ संशोधनों के साथ 1833 में शुरू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी दोस्तों, यह दक्षिण भारतीय वाले इलाके में 1792 में शुरू की गई थी। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के बारामहल जिले में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। बी है, महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव की संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। बिल्कुल सही, ऑप्शन दोनों है, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। 26वां प्रश्न है दोस्तों, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सूफी संत के मकबरे को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प सी, दरगाह। दोस्तों सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। यह एक सूफी इस्लामी पवित्र स्थान होता है जिसे किसी विख्यात सूफी संत या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता था। दरगाह के साथ अक्सर जो है सूफी बैठकें होती थी, जिन्हें खानकाह कहा जाता था या कहा जाता है भी। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, रामानुज द्वारा। प्रश्न 28 है दोस्तों, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कथन है, यह एक फौजदारी अदालत थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। तो यह एक दीवानी अदालत ही थे, ये तो गलत है। बी है, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। बिल्कुल यह बी वाला सही है। दोस्तों इस अदालत में भारतीय न्यायाधीश ही थे, किंतु उन पर जो है काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों का नियंत्रण रहता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। ए गलत है और बी सही है। अगला प्रश्न है, गैरिसन नगर से अभिप्राय है। दोस्तों आपको बताना है कि गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है। दोस्तों गैरिसन नगर ऐसे किलेबंद बसाव हुआ करते थे जहां सैनिक रहते थे। इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प ए, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। दोस्तों आज के लिए आखिरी प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। दोस्तों एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का लक्ष्य सापेक्ष महत्व का निर्माण करना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो एक अच्छे व्यवहार तथा नैतिकता के व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये विद्यार्थी को अच्छा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों बात के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।